बेलगाम होते कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस पार्टी 23 नवंबर जिस दिन राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आएंगे उसके लिए ये तय कर ले कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है। हार की जिम्मेदारी ईवीएम को ठहराई जाएगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके सिस्टम के ऊपर फोड़ा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से 3 माननीय विधायक माननीय सांसद बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके से टिकट दिलवा रहे हैं और टिकट दिलवाने के जिस तरीके के प्रयास चल रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। अब से ठीक 1.5 से 2 महीने पहले जहां एक तरफा यह लग रहा था कि कांग्रेस 7 की 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, चुनाव भले ही हार जाए लेकिन वो लगेगी कि चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव की घोषणा होने के बाद और टिकटों का जिस तरीके से वितरण हो रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वो अपने सांसदों को खुश करना चाहती है। वहीं सांसद भी ये नहीं चाहते कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता मोबिलाइज होकर विधानसभा में जाकर अपने लोगों की बात को रख सके। वो चाहते हैं कि जहां से सीट उन्होंने खाली की है, वहां से किसी डमी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाकर उस सीट को परमानेंट अपने और अपने परिवार के लिए रिजर्व कर लिया जाए। बात की शुरुआत करते हैं दौसा से, जहां सांसद बने मुरारी लाल मीणा सांसद बनने के बाद पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उपचुनाव नहीं लड़ेगा। ये बात वो लोकसभा के चुनाव में जब टिकटें मिल रही थी उस समय भी कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लोग जानते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि मुरारी लाल मीणा के दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो बहुत आगे की राजनीति को पहचान कर अपना अगला कदम रखते हैं। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे किरोड़ी लाल मीणा को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट देकर चुनाव लड़वा सकती है। और अगर सामने जगमोहन मीणा चुनाव लड़ेंगे और उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो दौसा की सीट और मुरारी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। और हो सकता है कि मुरारी लाल मीणा वो चुनाव हार जाते। इस डर की वजह से मुरारी लाल मीणा पहले दिन से ये कहते रहे कि मैं और मेरे परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने जगमोहन मीणा को बीजेपी का कैंडिडेट बना दिया है तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि डीसी बैरवा वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लेकिन डीसी बैरवा के बारे में बात करें तो इतना ताकतवर नेता नहीं माना जाता कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता के भाई को दौसा, जो किरोड़ी लाल मीणा की परंपरागत सीट रही है, वहां से कड़ी टक्कर दे पाए। देवली से विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई है देवली से, वहां से राजेंद्र गुर्जर को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एडवांटेज लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको टिकट देकर चुनाव लड़वाया जाएगा। वहां कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन वहां भी जिस तरीके से नाम निकल कर आ रहा है कि एक रिटायर्ड अधिकारी को वहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। सीधा सा सवाल ये कि जब किसी रिटायर्ड अधिकारी को ही चुनाव लड़वाना था तो फिर तमाम दिन उन कार्यकर्ताओं को क्यों दरी पट्टी बिछवाए जाते हैं, क्यों उन कार्यकर्ताओं से जयकारे लगवाए जाते हैं। अगर किसी बाहर से अधिकारी को, रिटायर्ड अधिकारी को ही चुनाव लड़वाना था तो उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अगर वहां से नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला और नरेश मीणा वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की और चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी की वहां से जमानत जब्त भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के सामने सरेंडर है। और सांसद जिस तरीके से कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए लगे हुए हैं, उसको देखकर यह लगता है कि 23 तारीख की कोई ना कोई रणनीति कांग्रेस पार्टी को अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू से सांसद विजेंद्र ओला अपने बेटे अमित ओला को टिकट चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन क्या उन 60,000 70,000 मुसलमानों का क्या होगा जो पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट करते हुए आए हैं। उपचुनावों में हार और जीत से सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चुनावों से ना तो सरकार बनेगी और ना बिगड़ेगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और एक समाज को प्रतिनिधित्व देने का जब समय आता है तो कांग्रेस पार्टी चूक जाती है। क्या झुंझुनू का मुसलमान केवल ओला परिवार को वोट देने के लिए पैदा हुआ है? ये सवाल वहां के लोग कर रहे हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 23 नवंबर को जब चुनाव का परिणाम आए उससे पहले कांग्रेस पार्टी को यह तय कर लेना चाहिए कि चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा।
बात करते हैं अलवर की रामगढ़ सीट पर, जहां से जुबेर खान के छोटे बेटे आर्यन खान को चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुखवंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से हालांकि जब टिकट मिला था, बगावत के सुर थे, जय आहूजा ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मान मनोबल करके जय आहूजा को अपने पक्ष में कर लिया। अब वहां का जो मुकाबला है आमने सामने का हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा जुबेर पैदा नहीं होगा और ये चुनाव सहानुभूति के आधार पर लड़ा जाएगा, लेकिन सहानुभूति दोनों तरफ है। सहानुभूति ये भी रहेगी कि जुबेर खान जैसा नेता रामगढ़ को दोबारा नहीं मिल सकता। वहीं सुखवंत सिंह की 2 बार के हार का, सुखवंत सिंह की 2 बार की नजदीकी हार की सहानुभूति भी सुखवंत सिंह के साथ काम करेगी। सहानुभूति से सहानुभूति क्रॉस हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ का चुनाव, आपको तमाम पूरे चुनाव में कहीं भी आपको हिंदू और मुसलमान का जिक्र भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जुबेर खान लड़ते थे उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। वही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव ने एक कुछ दिन पहले मैसेज दिया था, उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया। और जिस तरीके से सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया है, सुखवंत सिंह के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि सुखवंत सिंह हिंदू और मुसलमान के परे राजनीति करते हैं, क्योंकि जुबेर खान का लगोरा था, उनकी एक पहचान थी, उनकी ताकत थी, लोग उनको नेता मानते थे। तो उनकी एक एक बात पर लोग भरोसा करके उनकी आंखों की शर्म की वजह से पूरा चुनाव ताकत से लड़ते थे। लेकिन क्या उनके दोनों बेटों के लिए रामगढ़ के जो लोग हैं, जो जुबेर खान के लोग थे, उसी ताकत और उसी मेहनत से उस चुनाव को लड़ पाएंगे और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट से लड़ पाएगी? ये देखने वाली चीज़ रहेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।